हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू समझो केमिस्ट्री डिटेल में। इस चैनल में नीट प्रिपरेशन सीरीज में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से कुछ पॉइंट्स। स्पेशली हम डिस्कस करेंगे वैल्यूज एंड फॉर्मूला। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू मेक द फॉर्मूला शीट ऑफ द होल चैप्टर। दैट मीन्स द होल चैप्टर एट ए ग्लैंस आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर आपने इससे पीछे जो मैंने वीडियो बना था सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th के चैप्टर से, उस वीडियो को नहीं देखा तो आप प्लीज देखिए और उससे आपको बहुत प्रिपरेशन में मदद मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम के बारे में सबसे पहले हम सबको पता है कि एटम के अंदर कोई पार्टिकल्स नहीं है। ये बात किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने। उन्होंने कहा था कि एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स बाय व्हिच मैटर इज मेड अप ऑफ। लेकिन बाद में पता चला कि एटम के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। मेनली तीन आपका सब एटॉमिक पार्टिकल जिनको फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है, दे आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से पता चला कि कैथोड रे के अंदर एक टाइप का नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का जो मास है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल मास है और ये जो पार्टिकल्स है जे थॉमसन ने इनका नाम दिया था इलेक्ट्रॉन्स। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के बाद उन्होंने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब बार बार बदले, मेटीरियल्स ऑफ द इलेक्ट्रोड्स दैट मीन्स मेटल्स ऑफ द इलेक्ट्रोड्स वो भी बार बार चेंज किया। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बार बार उन्होंने किया और हर बार जो पार्टिकल्स कैथोड रेस के अंदर उनको मिला दे वर द सेम इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जब इन पार्टिकल्स का चार्ज कैलकुलेट किया गया उसके बाद चार्ज बाय मास रेशियो कैलकुलेट किया गया, दे वर फाउंड टू बी द सेम। चार्ज बाय मास रेशियो सेम आ रहा था बार बार। दैट मीन्स हर बार कैथोड रे के अंदर जो पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे थे दे वर द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट ने ये सोचा कि अगर एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का एग्जिस्टेंस है, दैट मीन्स एटम को ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने के लिए जरूर उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होंगे। तो इस खोज में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का भी एग्जिस्टेंस मिला। उसके लिए गोल्डस्टाइन ने एक्सपेरिमेंट किया, वही डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने देखा कि जिस टाइम में कैथोड रेस प्रोड्यूस हो रहा था कैथोड से, उसी टाइम में एनोड के तरफ से भी कैथोड के तरफ एक टाइप का रेस का प्रोडक्शन हो रहा था और ये जो रेस है इन रेस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो कि एनोड रेस को बना रहा है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जब आप डिफरेंट गैसेस लेते हो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के नेचर भी अलग अलग होंगे। दैट मीन्स इनका जो चार्ज बाय मास रेशियो वो भी अलग अलग होंगे, क्योंकि जैसे कि सपोज आपने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस लिया, हाइड्रोजन गैस लेकर के उसको बहुत ही प्रेशर उसका लो कर दिया, उसके बाद डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू हाई वोल्टेज पास किया। हाई वोल्टेज पास करने से हाइड्रोजन गैस के अंदर जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है पहले वो डिसोसिएट करेगा, हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट होगा। उसके बाद जो कैथोड रे के हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स है जब ये गैस एटम्स को स्ट्राइक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करके H+ आयंस को प्रोड्यूस कर देंगे। ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है यही पॉजिटिवली चार्ज जो है दे विल मेक द एनोड रे एंड दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द कैथोड। सो इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जब डिफरेंट गैसेस को लिया गया था डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर और डिफरेंट टाइप का पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का प्रोडक्शन हो रहा था, इनमें से लाइटेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स दे वर फाउंड टू बी द H+ आयन जब हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लेकर के प्रेशर कम करके उसके थ्रू हाई वोल्टेज पास किया गया था। ये जो लाइटेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है जो कि H+ आयन्स है, इनका नाम दिया गया था प्रोटॉन। और ये जो H+ आयंस के मास है दे वर फाउंड टू बी द सेम एज द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम, क्योंकि आपको पता ही है कि हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है, बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है। सो अगर इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाते हैं H+ आयंस जो प्रोड्यूस होता है उसमें है क्या? एक प्रोटॉन ही तो है। इसीलिए जो H+ आयन के मास है वो हाइड्रोजन एटम के मास के साथ ही इक्वल होगा, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो तो नेग्लिजिबल है। अभी हम इलेक्ट्रॉन का मास चार्ज, प्रोटॉन का मास चार्ज, न्यूट्रॉन का मास चार्ज उसमें हम आ रहा है। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एनोड रेस के अंदर थे
डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द गैस टेकन इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, इनका चार्ज बाय मास रेशियो भी डिफरेंट आ रहा था। और चार्ज बाय मास रेशियो जो है एनोड रेस के अंदर जो पार्टिकल्स है उनका और कैथोड रेस के अंदर जो पार्टिकल्स है जो कि इलेक्ट्रॉन है, इनमें से किसका ज्यादा होना चाहिए? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशियो जो है ग्रेटर होना चाहिए देन कंपेयर टू द चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ द एनोड रेस, बिकॉज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल देन कंपेयर टू द मास ऑफ द प्रोटोन। इसके बाद ये चार्ट आप देखिए, इसमें देखिए हमने लिखा चार्ज एंड मास ऑफ द फंडामेंटल सबएटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये है एब्सोल्यूट चार्ज, ये है रिलेटिव चार्ज, ये है मास इन केजी। एब्सोल्यूट चार्ज मतलब एक्चुअल चार्ज और रिलेटिव चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज द स्मॉलेस्ट मेजरेबल नेगेटिव चार्ज, इसको 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज कहा जाता है। और प्रोटॉन का जो चार्ज है दैट इज द स्मॉलेस्ट मेजरेबल पॉजिटिव चार्ज, उसको 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है। और जो थर्ड पार्टिकल है न्यूट्रॉन, उसका डिस्कवरी तब हुआ जब पता चला कि प्रोटॉन का जो मास है वो 1 यूनिट मास है। तो दैट मीन्स एटम का जो मास है वो तो प्रोटॉन के वजह से ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, वो तो मास में कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकता। तो प्रोटॉन के नंबर से जब एटम का मास को कैलकुलेट करने का कोशिश किया गया तब देखा गया कि एटम का जो मास है वो प्रोटॉन के नंबर से अगर कैलकुलेट किया जाता है तो एटम का मास एक्चुअल मास से काफी कम आ रहा था। तब साइंटिस्ट ने सोचा कि दैट मीन्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई थर्ड टाइप का पार्टिकल भी एटम के अंदर होगा जिसका कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी एक टाइप का पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन्स और एक टाइप का नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स वो डिस्कवर हो चुके हैं। ये दोनों आपस में एक दूसरे का चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है। प्रोटॉन मास में कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन प्रोटॉन के नंबर से एटम का मास कैलकुलेट करने के बाद एटम का एक्चुअल मास प्रोटॉन के नंबर से जो मास कैलकुलेट हो रहा था उससे काफी ज्यादा आ रहा था। दैट मीन्स उसके मतलब एक थर्ड टाइप का पार्टिकल भी एटम के अंदर होगा जिसका कोई चार्ज नहीं होगा लेकिन इसका मास होगा। साइंटिस्ट सैडविक ने क्या किया, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया और पता चला कि न्यूट्रॉन एक और टाइप का पार्टिकल है जो मास में कंट्रीब्यूट करते हैं और चार्ज नहीं है, उसका चार्ज 0 है। तो ये टेबल देखिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है मैग्नीट्यूड इक्वल है, सिर्फ साइन अलग है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज का साइन है नेगेटिव और प्रोटॉन का चार्ज का साइन है पॉजिटिव। रिलेटिव चार्ज मतलब जो मैंने आपको बोला जो एक्चुअल चार्ज नहीं है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज उसको -1, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज उसको +1, एक्चुअल चार्जेस ये है। और मास इलेक्ट्रॉन का है इतना 9.109 × 10⁻31 kg, बहुत ही कम मास है, जबकि प्रोटॉन के मास है 1.6726 × 10⁻27 kg। ये 10 की पावर से आपको पता लग रहा है कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में काफी ग्रेटर है और न्यूट्रॉन का मास लगभग प्रोटॉन के मास के साथ इक्वल है। इसके बाद बारी है कि ये जो पार्टिकल्स है एटम के अंदर किस तरह से ये प्रेजेंट है। तो उसके चलते डिफरेंट साइंटिस्ट एटम का मॉडल प्रपोज करने लगा। सबसे पहले जो मॉडल आया वो था थॉमसन का मॉडल। थॉमसन का मॉडल में एटम का ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन थॉमसन का मॉडल रिजेक्ट हो गया बिकॉज थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल could not explain the results of Rutherford scattering experiment. Rutherford का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि एटम का एक कोर मतलब एक सेंटर है जिसमें एटम का एंटायर मास और एटम का एंटायर पॉजिटिव चार्ज उसमें कंसंट्रेटेड है और इसका नाम रदरफोर्ड ने दिया था न्यूक्लियस। और उन्होंने कहा था न्यूक्लियस के अंदर अगर एंटायर मास और एंटायर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस के अंदर ही 2 टाइप का पार्टिकल जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, न्यूक्लियस के बाहर, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जिसको उन्होंने कहा। अभी इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा बिकॉज न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटॉन्स। तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने से इलेक्ट्रॉन्स तो न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाना चाहिए था और एटम जो है कोलैप्स हो जाना चाहिए था। दैट मीन्स एटम का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो प्रैक्टिकली नहीं है। एटम हैज इट्स एग्जिस्टेंस एंड एटम इज वेरी मच स्टेबल। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन्स रुके हुए नहीं है, न्यूक्लियस के चारों तरफ में वो रिवॉल्व कर रहा है। और ये जो रिवोल्यूशन है जब वो कर रहा है तो 2 टाइप का फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रहा है। एक तो है सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि आप बोल सकते हो न्यूक्लियस की तरफ उसका अट्रैक्शन, जिसको हम कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं। और दूसरा है जब वो मोशन में है, सर्कुलर मोशन में है, तो एक टाइप का फोर्स जो एक्ट कर रहा है अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। रदरफोर्ड ने कहा ये 2 फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, जिसकी वजह से
इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के ऊपर नहीं गिरते हैं एंड सो एटम इज स्टेबल। लेकिन बाद में हमें पता लगेगा आगे कि रदरफोर्ड का ये जो एक्सप्लेनेशन है द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, ये गलत निकला। रदरफोर्ड का जो मॉडल था इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। नेक्स्ट देखिए, ये पता लगा कि हर एक एलिमेंट अपना एक कैरेक्टरिस्टिक लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इवेंट, जिसमें सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का लाइन स्पेक्ट्रम तो छोड़ ही दो, हाइड्रोजन एटम का भी लाइन स्पेक्ट्रम को रदरफोर्ड का मॉडल जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो लाइन स्पेक्ट्रम समझने के लिए हमें सबसे पहले लाइट का नेचर को समझना पड़ेगा। लाइट क्या है? वेव है, पार्टिकल्स है उसके अंदर। क्या है लाइट के अंदर? तो इसके चलते सबसे पहला जो थ्योरी हमारे सामने आया वो था क्लार्क मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। क्लार्क मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में लाइट को बिल्कुल वेव कंसिडर किया गया था कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वेव की तरह ही प्रोपागेट करती है। और क्लार्क मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का पहला पॉइंट ये था कि कोई भी बॉडी, हॉट बॉडी हो, कोई हीटेड रॉड हो, कोई फिलामेंट हो बल्ब का जिसके थ्रू आपने इलेक्ट्रिक करंट भेजा है, जब वो एनर्जी एमिट कर रहा है तो एनर्जी इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। और ये जो रेडिएशंस है, ये रेडिएशन बॉडी से कंटिन्यूअसली एमिट होती है, कोई गैप नहीं है, कॉन्स्टेंटली एनर्जी जो है एमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और ये जो रेडिएशंस है इनके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एसोसिएटेड है, ऑसिलेट कर रहा है एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली। ऑल्सो दे आर ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ द वेव। वेव का प्रोपागेशन का जो डायरेक्शन है उसके साथ भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। तो इसीलिए ये जो रेडिएशंस है, इन रेडिएशंस का नाम दिया गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनका जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड दैट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और इनके प्रोपागेशन के लिए कोई मेटीरियल मीडियम का भी जरूरत नहीं पड़ता है और ये जो है स्पेस के थ्रू भी चल सकता है। जैसे कि सन से जब अर्थ तक रेडिएशंस पहुंचते हैं, सन रेज पहुंचते हैं, तो बीच में स्पेस होती है जहां पर कोई मीडियम नहीं होती है, उसके थ्रू भी ये पास करते हैं। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। लाइट अगर वेव है तो उसका वेवलेंथ होना चाहिए, उसका फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, उसका एम्पलीट्यूड होना चाहिए, उसका वेलोसिटी होना चाहिए, वेव नंबर होना चाहिए। ये सारे चीजों के बारे में एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले वेवलेंथ। वेवलेंथ जो है इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड व्हाट इज वेवलेंथ? दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्राफ के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को हम वेवलेंथ बोलते हैं। क्रेस्ट और ट्राफ आप समझ ही रहे हो। क्रेस्ट क्या है? मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट जिसको क्रेस्ट कहा जाता है और मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट जिसको कहा जाता है ट्राफ। और इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट विल बी द यूनिट ऑफ लेंथ। जैसे कि लेंथ को हम आर्मस्ट्रॉन्ग से, नैनोमीटर से, पिकोमीटर से, मीटर से, सेंटीमीटर से, कई यूनिट से हम लेंथ को एक्सप्रेस करते हैं, उसी तरह से वेवलेंथ को भी हम लेंथ का यूनिट से ही एक्सप्रेस करेंगे। तो अगर आर्मस्ट्रॉन्ग में है, नैनोमीटर में है या तो पिकोमीटर में है तो इंटर कन्वर्शन मीटर में कैसे ले जाओगे वो आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए ये रिलेशंस है 1 डिग्री आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10 to the power -10 मीटर। अगर वेवलेंथ नैनोमीटर में है तो आपको पता होना चाहिए 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -9 मीटर। अगर ये पिकोमीटर में है तो 1 पिकोमीटर क्या होता है? 10 to the power -12 मीटर होता है। तो ये जो रिलेशंस इंटर कन्वर्शन के लिए ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, नहीं तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको मुश्किल होगी। इसके बाद हमारा है फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, इसको न्यू कहा जाता है और इसका यूनिट क्या है? सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इसको हर्ट्ज भी कहा जाता है। यूनिट है इसका सेकेंड इनवर्स, या तो आप इसको हर्ट्ज कह सकते हो, HZ, HERTZ। हर्ट्ज मतलब सेकेंड इनवर्स, ये होता है इसका यूनिट। इसके बाद है आपका वेलोसिटी, C से रिप्रेजेंट करेंगे हम वेलोसिटी को। वेलोसिटी क्या है? इट इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड, दैट इज व्हाट इज वेलोसिटी। उसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड या तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को A से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका यूनिट भी लेंथ का यूनिट ही होगा। एम्पलीट्यूड क्या है? हाइट ऑफ द क्रेस्ट और द डेप्थ ऑफ द ट्राफ। इसके बाद है वेव नंबर। वेव नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यूबर्ट
एंड न्यू बार मतलब वेव नंबर का डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है। सो न्यू बार का फॉर्मूला क्या है, इट इज 1/λ। सो जो भी लैम्डा का यूनिट है, न्यू बार का यूनिट जो है उसका इनवर्स हो जाएगा। अगर लैम्डा सेंटीमीटर में है तो न्यू बार हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, अगर ये मीटर में है तो ये मीटर इनवर्स हो जाएगा। इस तरह से है वेव नंबर। नाउ देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी, frequency and wavelength, and this relation is very much used for solving different numerical problems from atomic structure, and that is C is equal to nu lambda। यहाँ पे देखिए C जो है वेलोसिटी है, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा है आपका वेवलेंथ। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट वो तो फिक्स है, कांस्टेंट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो आप लैम्डा इज इक्वल टू या तो न्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, न्यू इज इक्वल टू C बाई लैम्डा, या तो लैम्डा इज इक्वल टू C बाई न्यू। तो लैम्डा और न्यू वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ तब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ अगर बड़ा है तो फ्रीक्वेंसी छोटा होगा, वेवलेंथ अगर छोटा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ये जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बताते हैं आपको। अभी हमने क्लार्क मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में आपको जानकारी दी। उसमें हमने कहा कि एनर्जी जो है एमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जिनको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इनको अगर वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज करते हैं तो जो होल स्पेक्ट्रम हमें मिलता है वही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसके बाद है लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जहां पर लाइट को एज वेव कंसिडर किया गया है, वो बहुत सारे प्रॉपर्टीज लाइट की, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है अगर लाइट को वेव हिसाब से कंसिडर करो। लेकिन अगर आप लाइट को वेव हिसाब से कंसिडर करोगे तो कुछ फिनोमेना ऐसा भी है जिसको लाइट का वेव नेचर से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उनमें से दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो हमें समझ आएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक फेनोमेनन है जिसमें हम लाइट को अगर एज वेव सोचे तो उसका एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिलता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, व्हेन रेडिएशन with frequency greater than a certain minimum frequency strikes the metal surface, then electrons are ejected। तो हर एक मेटल के लिए ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन चाहिए वो जो है अलग अलग है, क्योंकि हर एक मेटल का एटम का जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन है वो डिफर करती है विद द साइज ऑफ द एटम्स। जैसे अल्कली मेटल्स को अगर आप ले लो, लिथियम से लेकर के सीजियम तक अगर आओ तो आपको पता है कि एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एज यू गो डाउन द ग्रुप। तो सीजियम के लिए इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी कम है देन कंपेयर टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ लिथियम। तो दैट इज वाई जो सीजियम के केस में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए, लिथियम के लिए वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन हमें यूज करना पड़ेगा फॉर द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल एटम, इस फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और इसको न्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी देखिए, अगर हम इस फेनोमेनन को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से हम एक्सप्लेन करने का कोशिश करें तो क्या इसका कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन मिलते हैं आपको? मेटल सरफेस है, उसको ये जो रेडिएशन है इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रेडिएशन, ये स्ट्राइक कर रहा है। और ये अगर वेव है, क्या वेव के अंदर ये कैपेसिटी है कि एटम के जो बाहर के शेल में इलेक्ट्रॉन है उसको नॉकआउट करके बाहर निकाल दे? ये पॉसिबल नहीं है। वेव कैसे करेगा ये तो कोई पार्टिकल नेचर वाला चीज ही चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से जो है बाहर निकाल दे और वो बाहर निकल जाए। तो इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन जो है नहीं मिला था। तो अभी आया मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक का जो क्वांटम थ्योरी है जिसका नाम है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय ए बॉडी डिसकंटिन्यूअसली, नॉट कंटिन्यूअसली।
पहला ही पॉइंट देखिए, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में क्लार्क मैक्सवेल ने कहा था ये कंटिन्यूअसली निकल रहा है, जैसे कि कोई पाइप है जिसके अंदर से पानी बहुत ही फोर्सफुली निकल रहा है, एकदम से निकलते जा रहा है, उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस। लेकिन इन्होंने कहा, मैक्स प्लैंक ने कहा कि एनर्जी एमिट जब होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तब वो कंटिन्यूअसली नहीं एमिट होती है, डिसकंटिन्यूअसली एमिट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स सिनेरियो कुछ इस तरह से है, ये आपका बॉडी है जो कि हॉट है और ये जो है एनर्जी एमिट कर रहा है रेडिएशंस के फॉर्म में। मैक्स प्लैंक ने कहा इस तरह से छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी जो है एमिट होगी। अब ये पैकेट्स के बीच में ये जो डिसकंटिन्यूअस बोल रहा है ना, कि एकदम से नहीं जा रहा है, लगातार नहीं निकल रहा है, डिसकंटिन्यूअसली एक एक पैकेट करके निकल रहा है, तो इनके बीच में गैप जो है इतना कम है कि वो टाइम मेजर करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है। ये जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इनका नाम उन्होंने दिया क्वांटम। लाइट के केस में इसी को बोला है फोटोन। तो उन्होंने कहा कि ये जो फोटोन है, जो कि स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, ये फोटोन का एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करेगा? इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। जैसे कि आपको पता है कि आप व्हाइट लाइट का ही बात कर लो, व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, जिसको हम बोलते हैं विबजियर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये जो 7 कलर्स के रेडिएशन है, इन सब का वेवलेंथ अलग अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो ये जो रेडिएशंस है, एक एक कलर के रेडिएशन के अंदर जो फोटोन है, उसका एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उसका फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप बताओ, ये जो 7 कलर्स है, ये 7 कलर्स में से कौन सा कलर का जो रेडिएशन है उसके अंदर फोटोन का एनर्जी सबसे मिनिमम होगा, जहां पर फ्रीक्वेंसी सबसे मिनिमम होगा? और हमें पता है कि रेड से लेकर के वायलेट तक फ्रीक्वेंसी इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। फ्रीक्वेंसी वायलेट का सबसे ज्यादा है, रेड का सबसे कम है। दैट मीन्स रेड लाइट की जो फोटोन है उसकी जो एनर्जी है वो सबसे कम होगा, और वायलेट लाइट के अंदर जो फोटोन है उसकी फोटोन की एनर्जी जो है सबसे हाई होगा। दैट मीन्स एनर्जी ऑफ द फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू H न्यू। अब ये H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ये है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, याद रखना पड़ेगा आपको। कई बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको प्रोवाइड करते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं, तो आपको ये वैल्यू जो है बिल्कुल मेमोराइज करना पड़ेगा। तो एक बॉडी तब टोटल जितना अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या तो एमिट कर रहा है, दैट विल बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द नंबर ऑफ फोटोन्स। ठीक है, 4 फोटोन की एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, 5 फोटोन को भी रिलीज कर सकते हैं। सो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी emitted or absorbed by a body will be E is equal to NH nu, where N is what? It is the number of photons. अब फोटोन का एनर्जी का इक्वेशन मिलने के बाद अब हम चलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, उसमें अभी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेनेशन हो गया। तो ये जो सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशंस रिक्वायर्ड है फॉर द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, तो ये जो रेडिएशन है इसका तब फोटोन का एनर्जी क्या होगा? H इंटू न्यू नॉट हो जाएगा, जहां पर न्यू नॉट क्या है? इट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ द फोटोन्स एनर्जी which is required for the ejection of the electron from the surface of a metal atom, that is H into nu naught। इसको कहा जाता है वर्क फंक्शन, इसको W naught से एक्सप्रेस किया जाता है। अब अगर मेटल सरफेस में जो रेडिएशन हम इस्तेमाल कर रहा है इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, अगर उसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी ज्यादा हो, इन दैट केस क्या होगा? फोटोन का एनर्जी हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? उस रेडिएशन का फोटोन का एनर्जी हम लिखेंगे H न्यू। ठीक है ना? If H nu is greater than H nu naught, that means energy required for the ejection of the electron तो H nu naught है। और जो फोटोन को आप मेटल सरफेस को स्ट्राइक करने के लिए यूज कर रहे हो, उस फोटोन का एनर्जी है H न्यू। अगर H न्यू नॉट से ग्रेटर है तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी फोटोन के अंदर है वो क्या होगा? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। अगर आपने रेडिएशन जो इस्तेमाल किया इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए,
उसके फोटोन के जो फ्रीक्वेंसी है वो जस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, दैट मीन्स उसका जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू h न्यू नॉट, जो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी है। अगर वही आप इस्तेमाल करते हो तो इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकलेगा, उसके अंदर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी भी जीरो होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज हाफ mv², दैट विल बी इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। h न्यू क्या है? इट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन ऑफ द रेडिएशन विच इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल एटम, और h न्यू नॉट क्या है? इट इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ द फोटोन जो कि इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए चाहिए। दोनों का डिफरेंस क्या होगा? इट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, इसी से ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होगा।